इसकी शुरुआत सड़क पर चल रहे एक आदमी से होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम जैकल है। उसके पेरेंट्स ने उसे ये नाम दिया था, मतलब कि वो दुनिया का प्रोटैगनिस्ट बने। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका नाम कोरियन में प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है। वो एक स्टोर में एंटर करता है। लोग कह रहे होते हैं कि वो फाइनली आ गया। ऑफ कोर्स, इस वजह से बचपन से उसका एंडलेस टीजिंग होता रहा है उसके नाम की वजह से, लेकिन उसने कभी माइंड नहीं किया। आफ्टर ऑल, वो वाकई प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता है। वो शॉपकीपर से कहता है कि बस अब टीजिंग काफी है और पूछता है कि क्या उसने गेम लाया। स्टोर का बंदा कहता है कि उसे पता था वो आएगा, इसलिए उसने एक उसके लिए सेव कर लिया था। ये रिमेक है नाइट सागा का, जिसका नाम है नाइट सागा रे। स्टोरी अनफोल्ड होती है ह्यूमंस और डीमंस के फैक्शंस के बीच, और तुम या तो बनते हो ह्यूमन हीरो जिसका नाम है लॉकैक, या फिर स्पेक्ट्रम के अपोजिट एंड पे तुम होते हो डीमन किंग का सेकंड सन जेफर रिनारोस। फिर तुम वर्ल्ड ट्रैवल करते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हुए, जो भी फैक्शन तुम सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से। बचपन से ही उसने नाइट सागा 10+ टाइम्स क्लियर किया है, मतलब वो हर कैरेक्टर, आइटम, लोकेशन और इवेंट को दिल से जानता है। और सबसे बड़ी बात, ये पहला गेम था जो रिलीज हुआ वीआर सिस्टम्स के मार्केट में एक्सप्लोसिव बूम के बाद। फिर हम देखते हैं कि वो अपने अपार्टमेंट में होता है, चिप डाल रहा होता है। वो अपना फुल डाइव हेलमेट पहनता है और कार्ट्रिज प्लग इन करता है। वो एक्साइटेडली वेट करता है और कहता है शायद आज थोड़ा लाइट ही प्ले करे, शायद सिर्फ 8 आवर्स या कुछ। जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है, वो ब्राइट सीलिंग देखकर वंडर करता है कि क्या लोड हो गया। वो कहता है कि नाइट सागा हमेशा एक बेड में वेकअप होने से स्टार्ट होती है और वही ट्रू बिगिनिंग होती है। लेकिन इस बार वो इस कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करता जिसमें वो है। उसे एक ग्रंजी वॉइस सुनाई देती है पूछते हुए कि क्या वो अभी भी सो रहा है, और कहता है बाहर आजा, आज बिजी दिन है। योन गोंग कहता है ये ग्राफिक्स इंसेन है और बिल्कुल रियल लाइफ जैसे। बड़ा ओआरसी पूछता है ग्राफिक्स का क्या मतलब है। योन गोंग बिलीव ही नहीं कर पाता कि वो उनसे बात कर पा रहा है। कहता है कि उसने ऐसा कभी एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखा। वो ओआरसी से पूछता है नाम और वो बताता है उसका नाम कोक है। कोक कहता है सब उसका वेट कर रहे हैं। उसे प्रिंस शुद्र बुलाकर जल्दी करने को कहता है। योन गोंग उस नाम को रेकग्नाइज करता है, शुद्र इग्निस, डीमन किंग का 9th सन। वो कहता है कि उसने तो अपना कैरेक्टर सिलेक्ट भी नहीं किया था और वंडर करता है क्यों उसे फोर्सफुली ये दिया गया। वो अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है और देखते हैं कि वो लेवल 1 है और 14 ईयर्स ओल्ड। उसके सारे स्टैट्स बिल्कुल एज है, सिर्फ 5 ईच, जबकि नॉर्मल एनपीसी के 10 होने चाहिए। स्किल्स में एक है कॉन्क्वेस्ट और दूसरी है प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट। वो वंडर करता है क्या इसका मतलब वैसे ही है जैसे वो सोच रहा है। कोक फिर से कहता है जल्दी चल। योन गोंग बोलता है ठीक है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो कंफ्यूज होता है क्योंकि सामने सिर्फ ऑक्स लाइंड अप होते हैं पूरे रास्ते में। योन गोंग कहता है कि ये एटमॉस्फेयर क्यों वॉर जैसा लग रहा है। कोक कहता है नॉनसेंस बंद कर और मूव कर, क्योंकि उन्हें रेड थंडर ऑक्स से डील करना है। कोक कहता है ये उसकी पहली बैटल है और मूव करना होगा। लेकिन योन गोंग पूछता है ट्यूटोरियल कहाँ है। अपेरेंटली रेड थंडर ओआरसी ट्राइब रिवोल्ट कर चुकी है और 7th प्रिंस और 8th प्रिंसेस के साथ उसे हेल्प करनी है उसे सप्रेस करने में। वो कोक से पूछता है कि सिर्फ 10 लोग क्यों जा रहे हैं अगर ये वॉर है। कोक कहता है कि कल ही बताया था कि बस पेट्रोल कर रहे हैं। योन गोंग कहता है क्या रियली? कोक कहता है क्या हुआ? आज पूरा दिन अजीब बिहेव कर रहा है। योन गोंग अपना मिनी मैप ओपन करता है और कहता है कि उसे पता था एक होगा। ये चीज बहुत कन्वीनियंट है और वो इसे हमेशा ऑन रखेगा। फिर उसे एक हिडन पाथ दिखाई देता है और वंडर करता है क्या ये एक इवेंट है। वो कोक से कहता है ये पाथ तो फॉरएवर लेगा। उसे एक फास्ट वे पता है। फिर वो लोग फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं और फाइनली एक क्लिफ क्लाइंब कर लेते हैं। योन गोंग गैस्ड आउट लगता है, लेकिन सामने एक हिडन एरिया दिखाई देता है
जो 2 जाइंट स्टोन गेट से ब्लॉक होता है। कोक पूछता है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? क्या तुम मेज हो? योन गोंग कहता है, नॉट एट ऑल। ऑक्स पूछते हैं, क्या वो ठीक है, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड लग रहा है। वो कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्टैमिना इतना पैथेटिक होगा, लेकिन वो सिर्फ देखना चाहता है क्या वो डोर ओपन कर सकता है। जैसे ही वो स्टेप फॉरवर्ड करता है, एक गोल्डन ऑरा उसे एनवेलॉप कर लेती है और वो वंडर करता है क्या हो रहा है। नोटिफिकेशन आती है कि वो लेवल अप कर गया। वो पूछता है, क्या सच में सिर्फ वॉक करने से लेवल अप हो गया? और हर स्टैट पॉइंट 2 से इंक्रीज हो गया। वो कहता है, ये तो ब्रोकन एज हेल है। फिर उसे गेट्स ब्रेक होने की आवाज आती है और कोक कहता है, बस ऐसे ही मत खड़ा हो, मूव करना होगा। योन गोंग कहता है, वो नहीं जानता अंदर क्या है, लेकिन क्योंकि वो अलोन नहीं है, उसे लगता है डूएबल होगा। और प्रोटैगनिस्ट हमेशा अपॉर्चुनिटीज गेन करता है, इवन जब क्लिफ से गिरकर भी मरने की जगह कुछ मिल जाता है। वो केव के अंदर एंटर करते हैं और कोक कहता है कि ये शायद ड्वार्फ टनल है। योन गोंग कहता है, ड्वार्फ्स तो डीमन रियल में होते हैं। कोक कहता है, अब नहीं, लेकिन पहले रहते थे। योन गोंग पूछता है, क्या सब माइग्रेट हो गए? कोक कहता है, बस कहानी ही सुनी है। फिर वो लोग ट्रेजर देखते हैं सामने और आइटम्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हुए, ये बहुत अच्छा है। और ड्वार्व्स बहुत अच्छी वेपन्स छोड़ गए। योन गोंग उन्हें स्टेयर करता है, क्योंकि वो कुछ भी वील्ड नहीं कर सकता, लेवल रिक्वायरमेंट्स और लो स्टैट्स की वजह से। वो कहता है, शायद अभी बस स्टोर ही कर ले। वो एक उठाता है और कहता है, स्टोर, और वो तुरंत उसकी इन्वेंट्री में चला जाता है। वो कहता है जैसे उसने सोचा था, टच करो और स्टोर बोलो तो इन्वेंट्री में चला जाता है। उसके मिनी मैप पे बहुत सारे रेड डॉट्स दिखते हैं। वो वंडर करता है कि अगर वो एनिमीज है, और सबको बोलता है कि पीछे हट जाओ। वॉल से एक क्रैक अपीयर होता है और फिर एक एक्सप्लोजन होता है जो ऑर्क्स को उड़ा देता है। ये एक्चुअली एक रेड थंडर ORC है। वो बाहर आता है और कहता है कि उन्होंने इन्हें आते हुए नोटिस कर लिया था, और वो ट्राइब का कमांडर है जिसका नाम है कैके। काइकन चिल्लाता है और अपने मेन को बोलता है कि उन्हें सबको मार दो। ऑर्क्स स्लॉटर होने लगते हैं। कुछ फाइट बैक कर रहे हैं, लेकिन लगता है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो नंबर्स में ओवरवेल्म हो रहे हैं। धीरे धीरे टाइड उनके फेवर में शिफ्ट होने लगता है और यो एंड गोंग सोचता है कि क्या उसे थोड़े लास्ट हिट्स लेने चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। वो चुपके से एक के पीछे चला जाता है जब वो एक ORC से फाइट कर रहा होता है और फुल फोर्स से अटैक करता है, लेकिन उसके ब्लेड्स टूट जाते हैं। वो नीचे देखता है और सोचता है कि क्या उसे TMU का ऑफ मिला। रेड ORC उसकी तरफ घूरता है। वो दौड़ने लगता है, चिल्लाता है और एक रॉक से टकरा कर मुंह के बल गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसे एक्चुअली 14 हेल्थ का लॉस होता है, लेकिन उसके पास अभी भी 5 मना पॉइंट्स बचे हैं। रेड ORC गैप क्लोज करता है काम खत्म करने के लिए, और यो एंड गोंग चिल्लाता है जब तक कैरॉक्स आकर ब्लॉक नहीं कर देता। वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है और बोलता है कि साइड हो जा। यो एंड गोंग वहां बैठा रहता है, पूरी तरह से फियर में फ्रोजन, फाइट देखते हुए। वो कहता है कि उसके हैंड्स अभी भी शेक कर रहे हैं और ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन फिर भी वो मरना नहीं चाहता। वो कहता है कि वो ये नहीं कर सकता और बस आज के लिए इनफ है। जब वो मेन्यू में जाता है, वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा रील है और स्कैरी है। हम नोटिस करते हैं कि उसकी स्पीशीज का नाम गंधर्व है। उसके पास एक्चुअली कोई स्किल्स नहीं है और वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक भी ऑप्शन नहीं है लॉग आउट का। वो सोचता है कि शायद वो यहां ट्रैप है। कई के उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ आता है, एक मैजिक अटैक लॉन्च करते हुए। यो एंड गोंग कहता है कि वो यहां मर नहीं सकता, लेकिन वो उसे पियर्स कर देते हैं और उसे हेल जैसा पेन होता है जो उसे उड़ाकर क्लिफ तक ले जाता है। वो पैंट करने लगता है और उसकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है। फिर यो एंड गोंग एक एरिया में आता है जो शायद उसका माइंड है। वो सोचता है कि वो कहाँ है, कहता है कि उसे पक्का उस ORC ने खत्म कर दिया था, और वो वंडर करता है कि शायद वो मर गया है। लेकिन एक ब्राइट गोल्डन लाइट अपीयर होती है
और एक औरत की वॉइस आती है जो कहती है कि वो इस जगह के लिए फेट जैसा है और उसे कॉन्कर और रूल करना है थ्रू सबजुगेशन। वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है। हम देखते हैं कि उसकी 2 अलग आइज है। यो एंड गोंग सोचता है कि क्या हो रहा है, लेकिन लाइट उसे कंप्लीटली एनवेलॉप कर लेती है। वापस वॉर में हम देखते हैं कि ग्रीन ऑक्स ओवरवेल्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। कई के अपने ट्रूप्स को रीइंफोर्स करने आता है। फिर वो कहता है कि सोचने की बात है कि ये इतने कम लोगों के साथ यहां आए। वो सोचता है कि क्या ये लोग इग्नोरेंट हैं या स्टूपिड। फिर वो कहता है कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और सबको मार दो। यो एंड गोंग सोचता है कि क्या ये कोई अवेकनिंग थी जो उसके साथ अभी हुई। कई के मुड़कर कहता है कि वो कैसे वापस खड़ा हो गया। यो एंड गोंग स्टेटस विंडो देखता है जिसमें लिखा होता है कि उसने साइकोकाइनेसिस लेवल 1 एक्वायर कर लिया है। वो सोचता है कि उसे ये कब मिला। फिर वो शॉक्ड होता है जब वो देखता है कि उसके पास एक सेकेंडरी जॉब है जिसका नाम है नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। काइकन पूछता है कि उसके मेन क्या कर रहे हैं और कहता है कि सबसे पहले उसे मारना जरूरी है। कोक ये समझ जाता है और कहता है कि वो प्रिंस को कुछ नहीं होने देगा। वो चिल्लाता है कि सब उसे प्रोटेक्ट करो और प्रिंस को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। यो एंड गोंग वहां खड़ा रहता है, अभी भी समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है, और अपना स्टेटस विंडो देखते हुए कहता है कि ये जॉब गेम में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर वो फ्लोर स्टैब करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो इसे हमेशा से जानता हो, क्योंकि इनकेंटेशंस उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। वो आगे देखता है और कहता है कि कंक्वेस्ट की पावर एक किंग की पावर है, और वो चिल्लाता है अंडर द किंग्स बैनर। जैसे ही गोल्डन लाइट सब ऑक्स को रैप करना शुरू करती है, हम देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट स्किल एक बफ इफेक्ट देता है एलाइज को डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर। ऑर्क्स सब कहते हैं कि वो पावर से ओवरफ्लो हो रहे हैं और वो रेड ट्राइब मेंबर्स पर चार्ज करते हैं। उनमें से एक एक के चेस्ट में होल पंच कर देता है और अब ये लोग सिर्फ फिस्ट से इन्हें ईजिली मार रहे होते हैं। कईके कहता है कि क्या हो रहा है और ये लोग अचानक कैसे स्ट्रांग हो गए, ये एब्सर्ड है। वो यो एंड गोंग को स्पेल कास्ट करते हुए देखता है और कहता है कि पक्का ये उसी का काम है। वो 4 अटैक्स लॉन्च करता है और कहता है कि वो इसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकता। यो एंड गोंग उनकी तरफ देखता है, लेकिन काक तुरंत आगे बढ़कर अटैक्स ले लेता है। यो एंड गोंग अब कोक का स्किल देखकर कॉन्फिडेंट होता है और उससे बोलता है कि आगे बढ़ो, जब वो सीधा काइकन की तरफ चार्ज करता है अपने नए बफ के साथ। काइकन रियलाइज करता है कि ये बुरा है और कहता है रुक जाओ, लेकिन काक उसका सिर उड़ा देता है। बाकी ट्राइब मेंबर्स उसका सिर ग्राउंड पर देखते ही भाग जाते हैं। ऑक्स कहते हैं कि एक भी एस्केप नहीं करना चाहिए। स्टेटस विंडो यो एंड गोंग को बताता है कि एक जनरल के मैरिट्स उसके किंग के लिए होते हैं और उसे 3 लेवल उप्स बैक टू बैक मिल जाते हैं। यो एंड गोंग सोचता है कि क्या हो रहा है और कोक उसे देखकर वंडर करता है कि ये पावर कहां से आई। उसे लगता है शायद इसके पीछे यो एंड गोंग ही है। वापस कैंप में यो एंड गोंग कहता है यहां नहीं है, चाहे कितना भी देख लो। मेन्यू में कोई एग्जिट गेम बटन नहीं है। वो खुद को बार बार काम डाउन बोलता है। वो कहता है कि उसके दिमाग में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, या गेम जैसे वर्ल्ड में एंटर हो गया है। बैकग्राउंड इतना रील है कि उसे सिर्फ रियलिटी ही कहा जा सकता है। एनपीसी से वो जेन्युइनली बात कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई मोज़ेक सेंसरशिप नहीं है जब वो अपने डार्क की तरफ देखता है। वो सोचता है कि शायद वो सच में एक और वर्ल्ड में आ गया है और क्या उसे निकलने के लिए मरना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि ये रिस्क वो ले ही नहीं सकता, और कम से कम ये ऑर्क्स है, ओगर्स नहीं। फिलहाल वो एक प्रिंस है, गोल्डन स्पून ऑफ ऑल गोल्डन स्पून्स। कराक एंटर करता है और पूछता है कि क्या उसके पास थोड़ा टाइम है। अब से, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली ट्रैप्ड है, हम उसे शुद्र बोलेंगे। शट कराक से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, और हमें पता चलता है कि काक उसके साथ ड्यूअल करना चाहता था। कराक कहता है कि वो अभी भी लीडर है
जिसे उसे सर्व करना है, तो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा अगर वो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप का लेवल जान ले। शूद्र पूछता है कि क्या रीजन है, और काक उसे एक स्वॉर्ड देता है, बोलते हुए कि टेंशन मत ले, वो जितना हो सके इजी जाएगा। शट पूछता है कि क्या अपने प्रिंस से ऐसे बात करनी चाहिए। फिर वो चार्ज करता है और कहता है कि अगर करना है तो प्रॉपरली करते हैं। कोक गार्ड अप करता है और चुतरा नीचे से स्विंग करके काक के हेड पर हिट करता है। फिर वो उसे बार बार स्टैब करने लगता है, लेकिन काक आराम से बैठा रहता है और कहता है कि ये ऐसा है जैसे एक एग रॉक को हिट करने की कोशिश करे। फिर वो बैली एफर्ट से आगे स्विंग करता है और शूद्र को पीछे उड़ा देता है। शट अपने हेड का बैक रब करता है और काक पूछता है कि वो ठीक है। शट कहता है कि अगर उसे इतना हार्ड हिट करना है तो पहले बता देना चाहिए था। लेकिन हमें दिखता है कि उसने एक्चुअली बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 1 अनलॉक कर लिया है। वो ऊपर देखता है, कंफ्यूज्ड होता है और सोचता है कि ये कब मिला। फिर वो रियलाइज करता है, बोलता है कि ये सैम चीज साइकोकाइनेसिस के साथ हुई थी। मतलब वो स्किल्स तब एक्वायर करता है जब खुद अटैक एक्सपीरियंस करता है। कोक कहता है कि ड्यूअल यही एंड कर देते हैं और कुछ खाने चलते हैं, लेकिन शूद्र कहता है कि किसने कहा ये खत्म हो गया। अब वो अपनी ग्राउंड स्टैंड करता है और कहता है कि अभी तो स्टार्ट हुआ है। शट इस बार रिफाइंड थ्रस्ट के साथ चार्ज करता है, लेकिन कोक फिर भी ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है कि उसकी मूवमेंट्स डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। फिर वंडर करता है कि पहले ऐसा क्यों था। बोलता है कि उसके स्किल्स सडनली लेवल अप नहीं हुए थे। फिर वो फॉरवर्ड स्विंग करता है, जिससे शूद्र डिस्टेंस ले लेता है, लेकिन वो एंजॉय कर रहा होता है और पूछता है कि क्या अब वो उसे हैंडल कर सकता है। फिर पूछता है कि उसका लेवल क्या है, और कोक कहता है कि लास्ट टाइम जब चेक किया था तो 21 था। शट अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है और कहता है कि सून वो कैचअप करेगा, और हमें दिखता है कि अब वो लेवल 7 है। वो एक्सप्लेन करता है कि इस वर्ल्ड में लोगों के लेवल्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई स्टेटस विंडो से अपना लेवल चेक नहीं कर सकता। उसके लिए एक लेवल मेजरिंग स्पेल का यूज करना पड़ता है, लेकिन वो डिटेल्ड स्टैट्स देख सकता है, और लेवलिंग अप के एक्स्ट्रा पॉइंट्स से अपने स्टैट्स रीइंफोर्स करना एक ह्यूज एडवांटेज है। वो ग्राउंड से लीप करके काक की तरफ फ्लाई करता है और दोनों एक दूसरे को ब्लो फॉर ब्लो करते हैं। शट कहता है कि इसका मतलब है कि वो और स्ट्रांग बन सकता है, और सिर्फ यही नहीं, वो दूसरों से कहीं ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है। मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं एंडिंग तक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक फोर्स इवेंट, डे ऑफ द मैसेकर। ये इवेंट डीमन रियल्म ईयर 517 में होता है। ये एक मेजर इवेंट है जहां ज़ेफर अपने सभी ब्रदर्स को किल करता है अपने गोल के लिए। क्योंकि लिखा है ऑल ब्रदर्स, तो ऑब्वियसली वो भी इंक्लूड है। करंट ईयर 512 है, मतलब 517 तक टाइम है। उसे ये इवेंट प्रिवेंट करना ही होगा किसी भी तरीके से। आइडियली उसे ज़ेफर से स्ट्रांग बनना होगा। कराक पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था। शूद्र पूछता है कि कुछ गलत है क्या, और कराक कहता है कि आज उनकी मीटिंग है। शट पूछता है कि वो क्या कह रहा है, और कोक कहता है कि बस जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं। शट कैंप वापस जाता है और हमें दिखता है कि वो टेबल पर बैठा नर्वस लाफ कर रहा है और कहता है कि वो अर्ली आ गया। जब हमें उसके 2 सिबलिंग्स दिखते हैं उसके सामने। उसका भाई 7th प्रिंस क्रिस मूनलाइट पूछता है कि वो सडनली फॉर्मल क्यों बोल रहा है, और कहता है कि कंफर्टेबली बात करे क्योंकि वो सिबलिंग्स है। उसकी सिस्टर केटलिन मूनलाइट भी कहती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है उससे पर्सनली मिलने का। वैसे वो 8th प्रिंसेस है। क्रिस कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उन्हें कैजुअली ब्रदर और सिस्टर बुला सकता है। शट कहता है ओके, और बताता है कि ये दोनों 4th क्वीन इलेन मूनलाइट, जो लायंथ्रोप्स की रूलर थी, के चिल्ड्रन है। उन्होंने उसे इन गेम बैटल्स में भी हार्ड टाइम दिया था। लेकिन क्रिस और केटलिन मासकर के 1 साल पहले ज़ेफियर और डीमन किंग के चिल्ड्रन के हाथ मर जाते हैं। रीजन ये था कि केटलिन का बर्थ सीक्रेट था। वो डीमन किंग की चाइल्ड ही नहीं थी, वो इलेजिटिमेट थी। केटलिन फिर पूछती है
कि उसने प्लान फॉलो क्यों नहीं किया और फाइट करने क्यों चला गया जब उसने सिर्फ स्काउट करने को बोला था। वो कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहां आ जाएंगे। शिफर वॉक करते हुए आती है और कहती है कि उससे चेक करना है। पूछती है कि उसे कोई इंजरी तो नहीं। कहती है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो सिबलिंग्स के बीच सबसे वीक है। वो अपोलोजाइज करता है और सोचता है कि वो उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं और क्या डीमन किंग के बच्चे वाकई इतने अच्छे से गेट अलोंग करते हैं। क्रिस अग्री करता है उससे, कहता है नेक्स्ट टाइम उसे रिस्की काम नहीं करना चाहिए वरना उसे स्कोल्ड मिलेगी। शट कहता है कि वो समझता है और सोचता है कि वो इतने नाइस उसके साथ क्यों है। फिर वो सोचता है कि लाइनथ्रोप्स के बीच बहुत सारे ऑरा यूजर्स थे। शायद उनके पास इतनी लाइफ फोर होने की वजह से अगर वो वही मेथड यूज करे जो उसने स्किल्स लेने के लिए यूज किया था तो शायद वो ऑरा इजीली सीख भी पाए। वो कहता है कि उसे उनसे एक फेवर चाहिए। क्रिस पूछता है कि वो क्या चाहता है और चुत्रा की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे ऑरा से हिट करे। दोनों सोचते हैं कि ये कौन सा मासोकिस्टिक फ्रीक बन गया है। वो सोचते हैं कि उन्होंने सही सुना भी या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेड ऑक्स उड़ रहे हैं क्योंकि ग्रीन्स और रेड्स के बीच फुल ब्लोन वॉर चल रहा है। कुछ गैंग एक्टिविटी भी दिखने लगती है। एक जायंट रेड ओआरसी अपनों को मारना शुरू करता है और जैसे ही वो उनको अटैक करते हैं वो उनसे भी निपट लेता है। एक उसका हाथ कट करता है और वो गुस्से से नीचे देखता है। उस बंदे को समझ आता है कि उससे मिस्टेक हो गई है, लेकिन तब तक वो रेड मिस्ट में बदल जाता है और आसपास के सब लोग हवा में उड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है, अपने मेन को कहता है कि एक भी न बचे और जो सबसे ज्यादा मारेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे ग्रीन ऑक्स उसकी सुन रहे हैं और वो उनकी साइड में है। शायद शुत्र सो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस में है और उस औरत को देख लेता है जो पहले उसकी हेल्प कर चुकी थी। वो उससे पूछता है कि वो कौन है और फिर आसपास देखता है। कहता है कि उसे ये भी जानना है कि ये सारे लोग कौन हैं, क्योंकि उसे ये कैरेक्टर्स गेम के अंदर याद नहीं। औरत उसके पास आती है और फिर ब्राइट लाइट में बदल जाती है जो उसे अंधा कर देती है और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है अपने रूम में। वो सोचता है कि ये ड्रीम क्या था और काक उसके कान में स्वीट नथिंग्स विस्पर करता है। शट कहता है कि उसे डरा दिया और कराक कहता है कि वो ठीक लग रहा है और पूछता है कि उसने अपने सिबलिंग से हिट करने के लिए क्यों कहा। वो कंप्लेन करता है, कहता है देखो उसे क्या मिला। लेकिन हम देखते हैं कि शुत्र ऑरा रिलीज करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे ही पता चलता है ये एक्चुअली वर्क करता है और वो कहता है कि वो एक्चुअली फील कर सकता है। काक पूछता है कि क्या बस हिट होने से अवेकन किया जा सकता है और शुत्र कहता है एटलीस्ट समवॉट इट सीम्स। वो पूछता है कि जब वो केव में फाइट कर रहा था तो क्या उसी की वजह से उसमें इतनी एनर्जी थी। शट कहता है कि वो ही था और कारक कहता है कि उसे समझ आ गया। शट और इंपॉर्टेंट बात पूछता है कि जब वो सो रहा था तो कुछ हुआ क्या। को कहता है ऑफ कोर्स मेन फोर्स ने रेड ऑक्स के खिलाफ जीत ली। शट पूछता है, कहता है कि उसे लगा उसके सिबलिंग्स को यहां भेजा गया था रेड ऑक्स को मारने। करो कहता है कि कोई चांस नहीं। पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो ट्राइब कितनी बड़ी है। शट फिर पूछता है कि इंचार्ज कौन है और कारक बताता है कि एक आदमी है जिसका नाम जनरल बोंडल है। शट सरप्राइज होता है और कहता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग डूड्स में से एक है। उस वजह से जब वो ज़ेफियर के रूप में खेल रहा था उसे वो एक सबऑर्डिनेट के रूप में बहुत पसंद था और फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद ये उसका चांस है। बोंडल साल 515 में ज़ेफर का सबऑर्डिनेट बनता है। मतलब अभी वो उसका सबऑर्डिनेट नहीं है, जो कि मतलब है कि वो उसे खुद अपना बना सकता है। उसे उसके बारे में सब पता है, उसके रिस्क्स, उसे किस तरह का रिवॉर्ड पसंद है, कौन सा फूड उसे पसंद है, उसके टैलेंट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसे अपनी साइड लेने के लिए सीक्रेट है उसे एक ड्यूअल में हराना।
अगर उसे इतना पता है तो वो ज़ेफर के चांस लेने से पहले उसे अपना बना सकता है, और उसके पास ट्राई करने के लिए काफी टाइम है। और ये उसका फर्स्ट गोल है अभी के लिए, एक प्रॉपर सबऑर्डिनेट सेट करना। फिर हम सुनते हैं क्रिस केटलिन के कैंप में चिल्लाता है। वो पूछता है कि क्या उसने सिर्फ एक दिन में ऑरा की बेसिक्स सीख ली। शट कहता है कि उसने अपने सारे पॉइंट्स ऑरा में डाल दिए, तो ये तो मिनिमम है जो एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उसने बिना सोचे इन्वेस्ट किया। ऑरा ऑल अराउंड फिजिकल एबिलिटीज एनहांस करता है, जो साइकोकाइनेसिस से ज्यादा बेनिफिशियल है। क्रिस कहता है कि ये रिडिकुलस है। पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो गोंडरवा है। फिर वो शुत्र से पूछता है कि क्या चांस है कि वो बरोज का मैप भी ड्रॉ कर सके। शट कहता है कि उसे लगता है कि वो कर सकता है, और ओल्धो उसके पास एक्चुअल मैप नहीं है, उसके पास मिनी मैप है। और फिर वो पूछता है कि क्या वो पेपर और पेन बोरो कर सकता है। वो ड्रॉ करना स्टार्ट करता है और इवेंचुअली कंप्लीट कर लेता है। क्रिस कहता है कि ये उसके पास वाले मैप से भी ज्यादा डिटेल्ड है। कहता है कि वो एक रियल जीनियस है। शट हंसता है और केटलिन कहती है कि जो रेड ORC ट्राइब उन्होंने एनकाउंटर किया था वो अनाइलेटेड हो गया, इसलिए उन्हें अभी तक नहीं पता कि उन्होंने ये बरोज डिस्कवर कर लिए हैं। क्रिस कहता है कि अगर वो इसका यूज करें तो वो उन्हें कैच ऑफ गार्ड कर सकते हैं। तो ये कहने के बाद एक और चीज है जो उन्हें उससे करवानी है। वो वापस माउंटेन्स की तरफ जाता है और कारक पूछता है कि क्या ये उनके लिए एक और रिकॉग्नाइजेंस मिशन है। शट कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता। ही इज द वीकेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स राइट नाउ, बट कराक बस ग्रेटफुल है कि उन्हें रीइंफोर्समेंट्स मिल गए, और शुत्र कहता है कि वो अचीवमेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। कराक हंसता है, कहता है दैट्स राइट। और फिर वो दोनों आगे दो लोग को स्पॉट करते हैं जो एक्चुअली केटलिन और कोई और निकले। शट पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है और वो रोप क्यों पहनी है। वो कहती है कि चुप रहो, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस मिशन पर क्या होने वाला है। वो उसके पीछे सीक्रेटली फॉलो करेगी और सिर्फ तभी स्टेप इन करेगी जब सिचुएशन ट्रूली डेंजरस हो, क्योंकि क्रेडिट उसके नाम अकेला जाना चाहिए। वो वंडर करता है कि क्या वो बस स्टूपिड है और क्यों उसका सपोर्ट कर रही है, पर कहता है कि वो इसे मना नहीं करेगा। दूसरी लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है एस सारा दी एडजुटेंट। शट कहता है नाइस टू मीट यू। केटलिन कहती है कि वो दोनों अपने आप फॉलो करेंगे, सो उससे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए और स्काउटिंग पर फोकस करना चाहिए। वो कहता है कि उसे समझ आ गया, और फिर वो सब वापस उस केव में एंटर करते हैं जिसमें वो पहले थे। वॉक करते वक्त काक सोचता है कि रूम्स इतने कंप्लीटली एम्प्टी क्यों हैं और वैल्यूबल्स लेकर कौन नहीं जाता। उसे लगता है ड्वार्व्स सब ले जाते। शट फिर पूछता है कि जो वेपन्स उन्होंने पहले देखे थे उनका क्या हुआ, और काक कहता है कि शायद उन्हें वैल्यूबल्स कंसिडर ही नहीं किया गया। शट कहता है कि ये बात थोड़ी सेंस बनाती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और काक कहता है कि उसे लगता है कुछ इधर आ रहा है। शट कहता है कि उसे भी सुनाई दे रहा है। शट मिनी मैप पर उन्हें स्पॉट करता है, कहता है कि वो अब स्वाम करने वाले हैं और अपना इन्वेंट्री ओपन करता है। वो कहता है कि उसे पता था ये होगा, इसलिए उसने पहले से एक फ्लैश मैजिक आइटम प्रिपेयर करके रखा है। वो कहता है जब वो सिग्नल दे तब सब अपनी आंखें बंद कर लेना। केव के एंड पर स्पाइडर्स क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। उनके बैक्स पर रॉक्स लगे होते हैं। उन्हें रॉक स्पाइडर्स कहते हैं, जो अक्सर केव्स जैसे जगह में मिलते हैं और स्वाम में मूव करते हैं। साथ ही पोटेंट पैरालिटिक पॉइजन रखते हैं। शट सबको कहता है आंखें बंद करो, और फ्लैश मैजिक हवा में फेंक देता है। ये शैटर होता है और केव के टॉप में एक जाइंट गोल्डन लाइट क्रिएट करता है, जो रॉक स्पाइडर्स की आंखों को कंप्लीटली ब्लाइंड कर देता है। शट कहता है कि वो क्रीचर्स ऑफ डार्कनेस है, सो जब लाइट एक्सपोज होती है तो वो बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाते हैं, और चिल्लाता है अपनी यूनिट्स को कि स्पाइडर्स को मार डालो। सारे बॉयज चार्ज करते हैं। स्पाइडर्स फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो फ्यूटाइल है क्योंकि बॉयज ईजिली उन्हें मार रहे होते हैं। शट बैक लाइंस में रहता है और अपना मिनी मैप ओपन करता है। वो जूम इन करता है और कहता है कि रॉक स्पाइडर्स पैक्स में हंट करते हैं
और हर पैक में एक बॉस जरूर होता है और वो उसे स्पॉट करता है। वो कोक से कहता है कि उसके साथ चलो, वो बॉस के लिए जा रहे हैं। कोक कहता है गॉट इट, और वो दोनों चूदरा के साथ ब्रॉल क्रॉस करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बॉस एक्चुअली बाकी से बहुत बड़ा होता है और वो दोनों पर चिल्लाता है। कराक ग्राउंड से जंप करके अटैक करता है और शेल के टॉप पर अटैक करना स्टार्ट करता है, पर वो शॉक में आ जाता है क्योंकि स्क्रैच भी नहीं पड़ रहा। शट कहता है कि उसका शेल बहुत टफ है और उसे याद आता है कि एक्स से उसका शेल पियर्स नहीं हो सकता। उसकी वीकनेस फायर है, पर अभी वो फायर मैजिक यूज नहीं कर सकता। फिर बॉस अपने शेल में छोटे आईबॉल्स ओपन करना स्टार्ट करता है। कोक सरप्राइज होता है जब एक्स उसकी तरफ चार्ज करता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे, और शुत्र कहता है कि उसे फायर चाहिए। वो पूछता है कि सडनली फायर कहां से लाए। केटलिन शुत्र से कहती है अपना स्वॉर्ड रेज करो। जैसे ही वो करता है, स्वॉर्ड फायर में एनवेलॉप हो जाता है। वो शॉक होता है, पूछता है क्या वो मैजिक यूज कर रही है। वो कहती है कि क्या ये चलेगा, और उसे बैक से सपोर्ट करना शुरू करती है। रॉक स्पाइडर अटैक के लिए आता है और जैसे ही पास आता है, शट रेडी हो जाता है। अटैक के एक्सप्लोजन से डस्ट किक होती है और वो उसमें से बर्स्ट करके निकलता है। स्पाइडर के लेग पर चढ़ता है और अपने फ्लेम स्वॉर्ड को बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ पैर करता है। उसे बर्निंग ब्लेड कहता है। वो रॉक स्पाइडर बॉस को हर जगह कट करना स्टार्ट करता है। बॉस पूरा ब्लेस में आ जाता है। शट उसे घूरता है, तभी उसे लेवल अप ऑरा मिलता है और नोटिफिकेशन बार बार अपीयर होता है। उसे 2 लेवल्स मिलते हैं और वो अब लेवल 9 हो जाता है। वो एक्साइटेड होता है और केटलिन पूछती है कि वो ठीक है और वो लाइट क्या थी। उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता है और वो कहता है कि बस एक ब्लेसिंग है, चिंता मत करो। वो पूछती है कि क्या ये गंधर्व की ब्लेसिंग है और वो हाँ कहता है। फिर वो पूछती है कि क्या उसने पहले भी इनसे लड़ा है, क्योंकि वो उन्हें काफी स्किलफुली हैंडल कर रहा था। वो कहता है कि उसने इनके बारे में एक बुक में पढ़ा था, पर गेम में इन्हें फाइट करके नेचुरली उनकी मूव्स याद है। काक फिर कहता है कि इसे देखो और शट टर्न करता है। वो दोनों एक डोर स्पॉट करते हैं जो केव के अंदर छुपा था। वो इसे ओपन करते हैं और रूम में एंटर करते हैं। शट सरप्राइज होता है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक टाउन पोर्टल है। काक पूछता है कि क्या उसे पता है ये क्या है, और शुत्र कहता है कि बस एक गेस है। ही इज नॉट एंटायरली श्योर, बट सिंबल ड्वार्फ स्टाइल का है। जब वो ज़ेफियर के रूप में प्ले कर रहा था, तब उसने एक भी नहीं देखा, लेकिन अब हीरो होने के नाते उसने कुछ देखे हैं। उसे लगता है कि जब इसमें मैजिक इन्फ्यूज होती है, तब ये एक्टिवेट होता है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि ये शायद एक तरह का पोर्टल है। वो पूछती है कि क्या वो श्योर है, और सारा कहती है कि स्टाइल देखकर लगता है कि प्रिंस सही कह रहा है। केटलिन पूछती है कि क्या वो बता सकते हैं ये कहाँ ले जाता है, और सारा कहती है शायद नियर बाय कोई इंस्क्रिप्शंस हो। कोक वॉल पर पॉइंट करता है और कहता है कि यहां लिखा हुआ है। वो सब देखने जाते हैं और क्लियरली वो डीमन रियल्म का कॉमन स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि द्वाविन स्क्रिप्ट लग रही है। काक केटलिन से पूछता है कि क्या वो इसे रीड कर सकती है, और वो कहती है कि उसे कैसे पता होगा। फिर वो सारा से पूछते हैं और वो कहती है कि उसे भी नहीं आता। शट पढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये जिक्स का माउंटेन्स पोर्टल नंबर 2 है, और लगता है कि ये पोर्टल नंबर 3 से कनेक्टेड है। फिर वो सोचता है कि उसने ये कैसे पढ़ा। हम देखते हैं कि उसने अब ड्वार्फ स्क्रिप्ट स्किल एक्वायर कर लिया है, और वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि वो इस तरह लैंग्वेजेस भी एक्वायर कर सकता है। काक पूछता है कि क्या उसने वाकई पढ़ा, और शुत्र कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। केटलिन पूछती है कि उसने ये कब सीखा, और सारा पूछती है नीचे क्या लिखा है। शट कहता है कि लगता है ये तब एक्टिवेट होगा जब इसमें मैजिक इन्फ्यूज की जाए। वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या वो ट्राई कर सकती है। वो पूछती है कि वो खुद क्यों नहीं करता, और वो कहता है कि अभी वो इसमें क्लमजी है, असल में वो यूज नहीं कर सकता। उसकी सिस्टर आगे बढ़कर मैजिक इन्फ्यूज करती है और ऑर्ब हल्का ब्लू ग्लो देने लगता है, फिर पल्सेट करता है और एक्सपैंड होकर पूरा माउंटेन रेंज दिखाता है
जिसमें वो अभी है। उन्हें अपनी करंट लोकेशन और पोर्टल 3 भी दिखाई देता है और वो सोचते हैं कि शायद ड्वार्व्स वहां छुपे हैं। काक कहता है कि ये अच्छा है क्योंकि रेड ऑक्स की मेन फोर्सेस इन माउंटेन्स के सामने ही है। शट कहता है हाँ, अब वो उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं। केटलिन डिसाइड करती है कि उन्हें अभी यही रुकना चाहिए और डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे। वो कैंप लौट जाते हैं और क्रिस एक्साइटेड है, कहता है कि शुत्रवा की लकी चार्म है। शट कहने की कोशिश करता है कि ये कोइंसिडेंस था, लेकिन वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है अपने भाई के स्लैप से। क्रिस कहता है कि अगर वो कुछ कहना चाहता है तो बस कह दे, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। शट कहता है कि इट्स फाइन। क्रिस कहता है कि अपने भाई और लीडर के तौर पर वो उसे एक रिवॉर्ड देना चाहता है और उसे मना नहीं करना चाहिए, वरना वो डिसपॉइंट होगा। शुत्र पूछता है कि क्या थोड़ा अनरीजनेबल रिक्वेस्ट भी चलेगा। क्रिस कहता है हाँ, और वो क्यूरियस है कि वो क्या मांगेगा। शट चाहता है कि वो उसे बीस्ट गॉडफिस्ट सिखाए। क्रिस थोड़ा शॉक लगता है और शुत्र कहता है कि वेपन्स उसके लेवल की वजह से पॉसिबल नहीं, लेकिन स्किल्स अलग है। बीस्ट गॉडफिस्ट एक पावरफुल मार्शल आर्ट है जो लाइकेंथ्रोप रॉयल फैमिली में पास डाउन होता आया है। सिंपल टर्म्स में ये एक हाई लेवल एस रैंक मार्शल आर्ट है। वो जानता है कि ये बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए अगर क्रिस मना कर दे तो वो समझ लेगा। शट कहता है कि उसे लगा था कि ये टू मच है और शायद मना हो जाएगा, लेकिन क्रिस कहता है कि वो सिखाएगा। शट सरप्राइज्ड है और क्रिस कहता है कि वो सीक्रेट टेक्निक्स नहीं सिखा सकता। शट एक्साइटेड हो जाता है और क्रिस कहता है कि उसके बदले वो उसे ऑरा सिखाएगा, और श्योरली ये काफी बड़ी गिफ्ट है। शट कुछ नहीं बोलता और क्रिस कहता है कि शायद उसे पसंद नहीं आया, लेकिन शुत्र कहता है कि उसे ये एब्सोल्युटली पसंद है। क्रिस उसे वार्म टोन में बुलाता है और कहता है कि आज से केटलिन के अलावा वो उसे एक क्लोज यंगर ब्रदर की तरह देखना चाहता है। शट सोचता है कि ये काफी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, लेकिन बुरी बात नहीं है और वो इसे मान जाता है। वो कहता है ऑफ कोर्स और क्रिस के साथ हैंडशेक करता है। केटलिन भी हैप्पी लगती है। शुत्र कहता है कि अब उन्हें मिलकर अच्छा वर्क करना चाहिए। हम देखते हैं कि अब वो लोग एक अलायंस बना चुके हैं। अभी के लिए ये एक रेगुलर अलायंस है। फिर सीन शिफ्ट होता है माउंटेन्स के पास, जहां पोर्टल 3 है। रेड ऑक्स के आउटपोस्ट में एक टेंट के अंदर ऑक्स बात कर रहे होते हैं कि शायद वो यहां स्टार्टिंग से टारगेट करने नहीं आए थे। वो सोचते हैं कि उनकी ग्रेट प्रिंसेस यहां क्या कर रही है। वहां हमें दिखाई देती है कि वो बंधी हुई है। ये है 6th प्रिंसेस फेलिसिया डूमलेड। दूसरी तरफ शुत्र अपना करिश्मा स्टैट चेक कर रहा है, जो सबसे लोएस्ट है। वो कहता है कि स्टार्टिंग में जब भी उसका लेवल अप होता था, सारे स्टैट्स 2 से बढ़ते थे, लेकिन एक पॉइंट पर उसका करिश्मा सिर्फ 1 से बढ़ने लगा। वो सोचता है कि ऐसा क्यों है। गेम में अपीयरेंस और करिश्मा अलग स्टैट्स थे। अपीयरेंस का मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर की लुक्स थी, लेकिन करिश्मा इस बात का था कि लोग उसे कितना लाइकेबल समझते हैं। वो कहता है कि शायद ये सही है क्योंकि उसका ग्रोथ पेस अभी तक अच्छा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो अब लेवल 10 हिट करने वाला है। गेम में जब भी ज़ेफियर या लॉक लेवल 10 हिट करते थे, उनके यूनिक स्किल्स डिसेंडेंट ऑफ डार्कनेस और चोजन वन एक लेवल अप होते थे। वो सोचता है कि अगर वो लेवल 10 हिट करेगा तो श्योरली उसके स्किल्स भी राइज होंगे। काक एंटर करता है और कहता है कि सब रेडी है। पूछता है कि वो रेडी है क्या। वो कहता है हाँ। कराक कहता है कि वो आज काफी गुड मूड में लग रहा है। पूछता है क्या हुआ। शट कहता है कुछ नहीं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि सब ऑक्स रेडी है और उसके कमांड का वेट कर रहे हैं। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है उनके निकलने का। फिर वो माउंटेन्स क्रॉस करके वापस केव में चले जाते हैं। विद द लायनथ्रोप्स अब उनके साइड पर हैं। वो एक पाथ ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें पोर्टल डोर उनके बिल्कुल पीछे दिखाई देता है। इनसाइड है क्रिस और बाकी सब। क्रिस लायनथ्रोप से पूछता है कि उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन फिनिश कर लिया। उनमें से एक कहता है कि बिल्कुल जैसे तुमने कहा था वैसे ही है।
पोर्टल जिक्स का माउंटेन्स के रिवर से कनेक्टेड है। क्रिस पूछता है कि क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और मेज कहता है हाँ, कोई इशू नहीं है, और जैसे द्वाविन क्राफ्ट्समैनशिप से एक्सपेक्ट किया था, ये स्टर्डी है। क्रिस कहता है दैट्स गुड और अब मूव करने का टाइम है। फिर वो अपना मना उसमें चैनल करना स्टार्ट कर देते हैं और एक बार फिर वो लाइट अप होता है और पोर्टल माउंटेन रेंज के लिए ओपन हो जाता है। क्रिस आगे चलना स्टार्ट करता है, लेकिन शुद्र सिर्फ सरप्राइज होता है। कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो रियल लाइफ में एक गेट देख रहा है। केटलिन उससे पूछती है कि वो किस चीज का वेट कर रहा है और वो कहता है कि बस आ रहा हूं। जैसे ही वो एंटर करता है, वो दूसरी साइड पर टेलीपोर्ट हो जाता है और जो वो देखता है उससे शॉक हो जाता है। एनिमी एनकैंपमेंट बिल्कुल सामने है। क्रिस कहता है कि जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही है, उनका एनकैंपमेंट यही है। वो कहता है उनके साइज को देखकर लगता है कि रफली 5000 ट्रूप्स है और अगर वो रियर से स्ट्राइक करते हैं तो उनकी सप्लाई प्रायोरिटी होगी। अगर जनरल बोंडल फ्रंट से एक अटैक लॉन्च करे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उनके इनफिल्ट्रेटिंग यूनिट्स उनका फूड स्टोर पीछे से बर्न कर सकते हैं। सारा कहती है कि कुछ अजीब लग रहा है, कैंप में इतने ट्रूप्स नहीं है जितने होने चाहिए। क्रिस कहता है कि वो सही कह रही है। सोचता है कि वो कहां गए, शायद उन्होंने ऑलरेडी एक अटैक स्टार्ट कर दिया है। शट अपने साइड में कुछ नोटिस करता है और पूछता है कि वो क्या है, और कहता है कि लगता है कोई बैटल चल रही है। क्रिस उससे कहता है कि अपनी ऑरा को अपनी आंखों पर फोकस करो। शट कहता है ओके और एग्जैक्टली वही करता है और उसे आगे रेड ऑक्स फाइट करते दिखते हैं। केटलिन कहती है एक साइड डेफिनेटली रेड ऑक्स है। सोचती है दूसरे कौन है। क्रिस कहता है कि वो जनरल बोंडल के मैन नहीं हो सकते क्योंकि आज के दिन कोई बैटल स्केड्यूल नहीं थी। शट कहता है फाइट का स्केल बहुत छोटा है। वो ये भी वंडर करता है कि हो क्या रहा है जब हमें एल्वेन विमेन रेड ऑक्स से लड़ते हुए दिखते हैं। शट उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और पूछता है कि डार्क एल्व्स यहां क्या कर रहे हैं। केटलिन सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या वो श्योर है कि वो डार्क एल्व्स ही है। वो कहता है हाँ, उनका बिल्ड छोटा है और वो ड्रैको राइड कर रही है, इस वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है। वो पूछती है इसका मतलब क्या है और क्रिस कहता है कि लगता है वो रिट्रीट कर रही है। कहता है कि उनका कमांडर फॉल हो गया और वो इनक्रेडिबल स्पीड से लीव कर रही है। काक पूछता है कि आप फाइट ऑलरेडी खत्म हो गई। चुद्रो वंडर करता है कि डार्क एल्व्स यहां क्यों होते। उनके एनकैंपमेंट पर बोंडल कहता है कि उसने सुना कि उन्होंने ड्वार्फ्स का पोर्टल फाइंड कर लिया, जैसे प्रिंस क्रिस की आर्मी से एक्सपेक्ट था। लेकिन वो जानना चाहता है कि क्रिस को कैसे पता था कि पोर्टल कहां लीड करेगा। क्रिस कहता है कि एक्चुअली उसने नहीं फाइंड किया, ये 9th प्रिंस शुत्र ने फाइंड किया था, जो कहता है कि वो बस लकी था। और बोंडल को फिर से देखना अजीब तरीके से प्लेजेंट लगता है। बोंडल कहता है कि फाइनली उसे डीमन किंग्स कैसल पर प्रॉपर्ली रिवॉर्ड मिलेगा। क्रिस फिर कहता है कि उनके कैंप के सामने एक छोटा सा स्कर्मिश हुआ था और पूछता है क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। वो कहता है कि वो डार्क एल्व्स थे जो अपने आप ही बैटल में आ गए। क्रिस पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे और वंडर करता है कि शायद वो कैसल से रीइंफोर्समेंट्स नहीं है। बोंडल कहता है कहना मुश्किल है। उनके कहने के हिसाब से वो स्काउट करने वाले थे ज्वाइन करने से पहले, लेकिन चीजें गलत हो गईं और अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है। क्रिस पूछता है क्या प्रॉब्लम है और बोंडल कहता है कि लगता है डार्क एल्व्स के इंडिपेंडेंट यूनिट के लीडर को रेड ऑक्स ने कैप्चर कर लिया है। क्रिस कहता है कि ये स्कर्मिश एक्सप्लेन करता है और चुत्रा पूछता है कि कमांडर एग्जैक्टली कौन है। बोंडल कहता है कि कोई ऐसा है जिसे वो अच्छे से जानते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि 6th प्रिंसेस, उनकी सिस्टर है। क्रिस और केटलिन शॉक दिखते हैं। हम सीखते हैं कि 6th प्रिंसेस फेलिसिया 3rd क्वीन की डॉटर है, जो एक फॉर्मर डार्क एल्फ प्रिंसेस थी जिसका नाम सिल्विया डूमब्लेड है। फेलिसिया ट्विन सिस्टर है 5th प्रिंस सिल्वन की। गेम में फेलिसिया और सिल्वन बिलोंग करते हैं 4th प्रिंसेस एनास्टेसिया नेक्रेन की फैक्शन से, और इसी वजह से उन्हें हमेशा एनिमीज माना जाता था। तो फेलिसिया यहां कैसे अपीयर हो गई? और चुत्रो वंडर करता है
कि क्या वो बस इंटरफेयर कर रही है ताकि क्रेडिट ले सके। क्रिस कहता है कि शायद उन्हें नहीं पता कि वो फेलिसिया है, लेकिन बोंडल कहता है कि उसने अभी तक कंफर्म नहीं किया। क्रिस पूछता है प्लान क्या है, और बोंडल कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो वो उसे सेव करेंगे। क्रिस पूछता है क्या कोई निगोशिएशंस होंगी, लेकिन बोंडल कहता है कि वो पहले मूव करेंगे, शायद बात हो जाए, लेकिन उसका पहले हेड बो करने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्रिस कहता है ऐसी। बोंडल कंटिन्यू करता है कि वो अपनी साइड से और इंटेल गैदर करेगा, और अगर कुछ होता है तो कांटेक्ट करे। क्रिस कहता है गॉट इट, और उनका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। क्रिस कहता है कि लगता है उनकी सिस्टर अब एक प्रिजनर ऑफ वॉर बन गई है। केटलिन कहती है कि अगर वो अभी भी अलाइव है तो उन्हें उसे सेव करना होगा। क्रिस कहता है कि वो आइडियल होगा, लेकिन इजी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने खुद के लॉसेस सफर करने पड़ सकते हैं उसे रेस्क्यू करते हुए। केटलिन कहती है कि उन्हें उसे सेव करना ही होगा, क्योंकि वो उनकी सिस्टर है। क्रिस सोचता है और कहता है कि वो समझता है, लेकिन सिचुएशन ट्रिकी है। शट सिर्फ वंडर करता है कि हो क्या रहा है। टेंट के बाहर बहुत सारे लायनथ्रोप्स हैं और अंदर मीटिंग हो रही है। क्रिस कहता है प्लान सिंपल है। जब जनरल बोंडल रेड ऑक्स की मेन फोर्स को बाहर निकाल लेगा तो वो उनके गैरिसन पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। उसके बाद वो उनके कैंप के सेंटर में पुश करेंगे और जितना केओस हो सके उतना करेंगे। केटलिन और चूद्रा अपने अपने यूनिट्स लीड करेंगे और अपने मिशंस पूरा करेंगे। शुत्र पूछता है क्या मिशन उनकी सिस्टर को रेस्क्यू करना है, और क्रिस कहता है लेकिन सबसे पहले फूड सप्लाई और आर्मोरी बर्न करना और फिर उसे रेस्क्यू करना। अगर डेंजरस हो जाए तो तुरंत निकल जाना, क्योंकि वो फेलिसिया के लिए और ज्यादा लाइव्स लूज नहीं कर सकते। केटलिन गुस्सा होना स्टार्ट करती है और क्रिस उससे कहता है चुप हो जाओ, क्योंकि वो यूनिट का कमांडर है। वो कहती है कि फेलिसिया उनकी फैमिली है, तो वो ऐसी बात कैसे कह सकता है। वो कहता है कि वो उसके सेल्फिश एक्शन से ऑपरेशन रूइन नहीं होने दे सकता। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।